नमस्कार, स्वागत है आपका सत्यहिंदी.com के खास कार्यक्रम सुनिए सच में। मैं हूं नीलू व्यास और इस प्रोग्राम के जरिए आप तक पहुंचाती हूं दिन भर की 5 बड़ी खबरों का विश्लेषण। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की हेडलाइन से। अखिलेश ने लिया अन्न संकल्प, किया सभी फसलों की एमएसपी का वादा। बीजेपी से निष्कासित हरक सिंह रावत बोले, उत्तराखंड में आएगी कांग्रेस की सरकार। सीएम चन्नी और बाकी दलों की मांग के बाद पंजाब में 20 फरवरी को होगा मतदान। कोरोना में भी अमीरों की संपत्ति दोगुनी हुई, 84% परिवारों की आय घटी। ये है ऑक्सफैम की रिपोर्ट। और हरिद्वार धर्म संसद के खिलाफ प्रवासी भारतीयों ने उठाई आवाज। चलिए शुरुआत करते हैं हमारी आज की पहली बड़ी खबर से, और वो खबर जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के अन्न संकल्प से जुड़ी हुई। जी हाँ, आज अखिलेश यादव ने अपने दोनों हाथों में गेहूं और चावल लेकर एक संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि किसानों पर अत्याचार करने वालों को सत्ता से बेदखल करेगी समाजवादी पार्टी। और इस संकल्प के दौरान तमाम किसान मौजूद थे और उन्होंने हाथ में अपने चावल और गेहूं लेकर ये संकल्प लिया और उन्होंने कहा कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है तो हर फसल पर एमएसपी देने का उन्होंने वायदा किया है। गन्ना किसानों को 15 दिन में भुगतान किया जाएगा। एक किसानों के लिए एक रिवॉल्विंग फंड का ऐलान भी किया गया है कि वो ऐसा फंड बनाएंगे। उसके अलावा 300 यूनिट बिजली फ्री, मुफ्त की सिंचाई, और जितने भी किसानों पर मुकदमे लगे हैं उन सारे मुकदमों को वापस लेगी अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बनती है यूपी में तो। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि जो किसान अभी हाल में मारे गए थे उनके परिवारों को 25 लाख रुपए का मुआवजा भी दिया जाएगा। और साथ में उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी हर वो कदम उठाएगी जिससे कि किसानों की खुशहाली वापस लाई जाए। उन्होंने कहा कि बीजेपी अब ये बताए कि वो किसानों की आय दुगनी करने वाले थे 2022 तक, तो वो क्यों नहीं कर पाए। उल्टा डीजल और पेट्रोल का दाम बढ़ गया और जिन लोगों ने किसानों को मारा था उन लोगों को संरक्षण मिली हुई है। और उन्होंने साथ में ये भी कहा कि समाजवादी पार्टी अपना मैनिफेस्टो तभी जारी करेगा जब बीजेपी कर चुकी होगी। और एक रिपोर्टर ने उनसे सवाल किया कि उनके परिवार की सदस्य अपर्णा यादव, उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया, तो उन्होंने कहा बड़ी खुशी की बात है कि बीजेपी हमारे परिवार का भी ख्याल रख रही है। यानी कि तंज कसते हुए और जो वायदे आज उन्होंने अखिलेश यादव ने किए हैं अन्न संकल्प के जरिए, कई लोग ये बोल रहे हैं कि ये गेम चेंजर हो सकता है, क्योंकि जो किसान विरोधी लहर एक तरीके से जो यूपी में देखी गई थी उस लहर को काउंटर करेगा ये अन्न संकल्प अखिलेश यादव की पार्टी द्वारा। और चाहे वो वेस्टर्न उत्तर प्रदेश के, जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश है उसके किसान हो या बाकी शहरों के जो किसान हो, जो गांव में रहने वाला कोई भी किसान परिवार है उसके लिए ये वायदे क्या गेम चेंजर साबित हो सकते हैं। अगर वो सिंचाई मुफ्त में हो जाएगी, बिजली मुफ्त हो जाएगी, सभी फसलों पर एमएसपी दे दिया जाएगा, तो फिर बीजेपी के पास क्या अनाउंस करने के लिए बचेगा। आखिर बीजेपी की झोली में ऐसी कौन सी चीज़ आ जाएगी जो वो अखिलेश यादव से ज़्यादा प्रॉमिस कर देंगे। लेकिन देखना यह है कि इन तमाम ऐलानों के बीच में अखिलेश यादव कैसे इन प्रॉमिसेस को पूरा करेंगे, क्योंकि यूपी ऑलरेडी बहुत कर्ज में डूबा हुआ है और ऐसे में इन वायदों को पूरा करना भी अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लेकिन फिलहाल जो एक लहर सी थी कि ये किसान विरोधी सरकार है, जहां तक योगी की सरकार है, बीजेपी की सरकार है, वो किसान विरोधी है, तो उस किसान विरोधी नैरेटिव को काउंटर किया है अखिलेश यादव ने अपने अन्न संकल्प में। और अभी ये काम बीजेपी भी नहीं कर पाई है कि सारी फसलों पर एमएसपी का ऐलान हो, वो काम अखिलेश यादव ने कर दिखाया है। लेकिन क्या ये गेम चेंजर साबित हो सकता है यूपी में, ये देखने वाली बात है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब बात करते हैं दूसरी खबर में, उत्तराखंड से जुड़ी चुनाव की खबरों के बारे में। हरक सिंह रावत जो कि बीजेपी के एक बड़े नेता थे, उनको बीजेपी ने निष्कासित कर दिया है और उनके तेवर नरम कहीं से भी दिखाई नहीं पड़ रहे हैं। और उन्होंने ये कहा है कि इस बार उत्तराखंड में कांग्रेस की जीत पक्की है। और उनके बगावती तेवर बीजेपी बहुत दिनों से सह रही थी और जिसका बीजेपी को काफ़ी नुकसान भी सहना पड़ा। और पहले दिन से ही
जो हरक सिंह रावत हैं वो काफ़ी असहज दिखते थे बीजेपी में, और अब जबकि चुनाव नामांकन के कुछ ही घंटे बचे हुए हैं तो उसके पहले बीजेपी ने उनको निकाल बाहर फेंका है और एक कड़ा संदेश अपने पार्टी कार्डर्स को दिया है कि जो भी अनुशासनहीनता अगर किसी लीडर में दिखेगी तो वो बर्दाश्त नहीं की जाएगी। और आपको ये बता दें कि हरक सिंह रावत के बारे में ये कहा जाता है कि हरक सिंह रावत ने अभी हाल में कैबिनेट मीटिंग हुई थी, उस कैबिनेट मीटिंग को वो छोड़कर चले गए थे। उन्होंने एक कोटद्वार मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा था, उसको शायद सरकार ने नहीं माना, वो उनकी एक नाराजगी की वजह थी। और इसके अलावा लैंसडाउन से वो अपनी बहू के लिए एक टिकट मांग रहे थे जिसको बीजेपी ने मना कर दिया। ये बड़ी जो कारण है वो ये बताया जा रहा है कि वो अपनी बहू के लिए टिकट मांग रहे थे, कोटद्वार में मेडिकल कॉलेज का प्रस्ताव रखा था। इन बातों पर बीजेपी शायद नहीं मानी और इसकी वजह से उन्हें पार्टी में निकाल दिया गया। लेकिन बीजेपी के लोगों का ये कहना है कि ये कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में थे और ये कांग्रेस में वापस जा रहे हैं। अब जगह चाहे जो भी वजह चाहे जो भी हो, लेकिन हरक सिंह रावत उत्तराखंड के एक कद्दावर नेता माने जाते हैं और उनका बीजेपी से निकलना बीजेपी के लिए हो सकता है कि बहुत असहज ना हो, लेकिन एक काफ़ी पावरफुल लीडर अपने आप में वो माने जाते थे। और अगर उनका ये कहना है कि उत्तराखंड में कांग्रेस की सरकार आएगी तो हरक सिंह रावत की इतनी सत्ता पहले भी चलती थी कि अगर वो जब कहते थे तो सरकार उसी पार्टी की बनती थी, और हरक सिंह रावत इतना दमखम लेकर आते थे। तो आज उन्हीं हरक सिंह रावत का ये मानना है कि अब उत्तराखंड में सरकार जिसकी बनेगी वो है कांग्रेस। यानी कि क्या कांग्रेस में दिशा उल्टी बह रही है? बीजेपी की जगह पुष्कर सिंह धामी की जो सरकार है, क्या लोग उससे खुश नहीं हैं? लीडर्स अगर छोड़कर जा रहे हैं, उन्हें निकाला जा रहा है अनुशासनहीनता की वजह से, और अगर वो कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं तो हवा किस ओर बह रही है, इससे आपका अंदाजा लगा सकते हैं। बीजेपी भले ही अपने कार्डर्स को एक संकेत दे रही हो, लेकिन हरक सिंह रावत का कांग्रेस की तरफ जाना अपने आप में एक बड़ा संकेत है कि उत्तराखंड में भी कुछ उसी तरीके का पैटर्न नजर आ रहा है जो हमेशा से नजर आया है कि 5 साल कांग्रेस की सरकार तो 5 साल बीजेपी की। अब ऐसे में हरक सिंह रावत क्या कुछ कांग्रेस के लिए कर पाते हैं वो देखना होगा, लेकिन उनका ये कहना कि अगली सरकार उत्तराखंड में कांग्रेस की बनेगी अपने आप में एक बड़ा स्टेटमेंट माना जा रहा है, और ये भी दिखाता है कि उत्तराखंड में ये हवा किस ओर बह रही है। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अगली खबर में बात करते हैं पंजाब चुनाव के बारे में। जी हाँ, पंजाब में 14 फरवरी को चुनाव होने वाला था, लेकिन मतदान होने वाला था, लेकिन अब ये मतदान 20 फरवरी को कर दिया गया है। अब आपको बता दें ये ऐलान आज चुनाव आयोग ने किया। चुनाव आयोग के पास बहुत सारे पत्र लिखे गए थे सभी राजनीतिक दलों द्वारा, और उनका ये कहना था कि 16 फरवरी को संत रविदास की जयंती होती है, जिसमें बहुत सारे लोग दलित समुदाय के वो वाराणसी जाते हैं स्नान करने के लिए। तो ऐसे में जो पंजाब का वोटर है वो कैसे वोट डालेगा, और जो पंजाब का जो दलित समुदाय है वो लगभग 32% लोग हैं, और अगर वो वाराणसी जाएंगे तो मतदान करने में दिक्कत होगी और वो लोग मतदान नहीं कर पाएंगे। तो उसी का संज्ञान लेते हुए चुनाव आयोग ने ये कहा कि अब 14 फरवरी की जगह ये मतदान पंजाब में 20 फरवरी को होगा। एक चरण में होने वाला चुनाव था 14 की जगह, अब वो 20 फरवरी को होगा। लेकिन चुनाव आयोग का इस बात को मानना, सारे राजनीतिक दलों का ये पत्र लिखना कि संत रविदास जयंती है 16 फरवरी को, जिसकी वजह से सारे दलित समुदाय के लोग जाएंगे, ये साफ दर्शाता है कि ओबीसी दलित समुदाय के लोगों को कोई भी पार्टी नाराज नहीं करना चाहती है जब चुनाव सिर पर हो, और एक एक चीज का ध्यान उस समय रखा जाता है। ये वही दलित और ओबीसी समाज है जिसके बारे में भले ही 4 साल या 4.5 साल सरकारें उपेक्षा उनकी करती रहें, लेकिन जब चुनाव आता है, मतदान के दिन करीब आते हैं, तो उनकी एक एक बातों का ध्यान रखा जाता है कि ओबीसी और दलित समुदाय के लोग कहाँ जाएंगे, संत रविदास जयंती के दिन वहाँ नहीं रहेंगे। तो एक तो ये कि एक ओबीसी वोटर की आउटरीच सारे राजनीतिक दलों के लिए कितनी ज़रूरी और कितनी बड़ी होती है, ये वो दिखाता है। दूसरी ये चीज़ ये भी दिखाता है कि ओबीसी वोटर को कोई भी पार्टी नाराज़ नहीं करना चाहती है, और तीसरा ये कि ओबीसी वोटर की हर इच्छा के बारे में लोग बात करते हैं, चुनाव आयोग तक भी पहुंचते हैं, लेकिन वही राजनीतिक दल कई मुद्दों पर
राइट अथॉरिटीज़ तक नहीं पहुंचते और उनकी प्रॉब्लम्स को एड्रेस नहीं करते। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मतदान का सवाल है, वोट बैंक का सवाल है, तो सारी पार्टीज़ को संत रविदास याद आ गए, जिसकी वजह से सब पार्टीज़ को सुनकर चुनाव आयोग ने भी ये जो मतदान है ये स्थगित कर दिया है। 14 फरवरी की जगह अब 20 फरवरी को किया जाएगा। तो पंजाब में चुनाव कुछ दिन टल गए हैं कहना होगा, या स्थगित कर दिए गए हैं कुछ दिनों की वजह से। क्यों? क्योंकि ओबीसी वोटर ये चाहता था। इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अब अगली खबर में बात करते हैं ऑक्सफैम की एक रिपोर्ट, जिसके मुताबिक जो विश्व के 10 सबसे ज़्यादा पैसे वाले जो लोग हैं उनकी आय कितनी बढ़ गई है। 700 बिलियन डॉलर से बढ़कर $1.5 ट्रिलियन हो गई है। यानी कि ये जो उनकी इनकम है और एक ऐसे समय में बढ़ी है जब 99% लोगों की आय घटी है। और कुछ लोगों की अगर माने जिन्होंने ऑक्सफैम रिपोर्ट पर काम किया है, तो उन्होंने कहा है कि ये 10 लोग जो पैसे वाले सबसे नामी गिरामी जो कैपिटलिस्ट है, जिनके पास इतनी इनकम बढ़ी है, अगर वो लोग 99% अपनी इनकम खो भी देते हैं तो भी उनके पास 99% तब भी वो ज़्यादा पैसे वाले होंगे आम आदमी के मुकाबले। और ये जो रिपोर्ट है ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो डावोस में होने वाला था उसके पहले ये आई है, और ये दिखाता है कि जो आर्थिक असमानता है वो कितनी ज़्यादा बढ़ गई है। और ये जो इनइक्वालिटी है, ये अगर मौतों के बारे में बात करें तो लगभग 21,000 लोग रोज़ मरते हैं, यानी कि हर 4 सेकंड पर एक आदमी मर रहा है। और इस रिपोर्ट में ये भी कहा गया है कि जो इस तरीके की जो बिल्कुल पराकाष्ठा जो असमानता ने बिल्कुल क्रॉस कर दिया है, वो एक तरीके की आर्थिक हिंसा है, क्योंकि वो ये दर्शाता है कि पूरे विश्व में जितने भी देश हैं उनकी आर्थिक नीति गलत है, उनके जो राजनीतिक फैसले हैं वो गलत हैं। और इसलिए गलत हैं क्योंकि उनकी नीति, उनके राजनीतिक फैसले का असर 99% ऐसी जनता पर पड़ता है जो कि आम आदमी है और जो कि उनके पास कुछ नहीं है सिवाय इसके कि वो सब कुछ खो देते हैं। तो और महिलाओं की अगर हम बात करें तो इस रिपोर्ट के मुताबिक $800 बिलियन महिलाओं ने 2020 में खोए हैं। और जो लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन है, यानी कि जो कामकाजी महिलाएं हैं, उनकी संख्या में भी बहुत कमी आई है। 13 मिलियन अब कम महिलाएं वर्कफोर्स में हैं, यानी कि 13 मिलियन महिलाओं ने काम करना बंद कर दिया है। तो काफ़ी चौंकाने वाली ये रिपोर्ट है और दिखाता है कि महामारी में अगर किसी का फ़ायदा हुआ है तो वो देश के और विश्व के बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं उन्हीं का फ़ायदा हुआ है। लेकिन 99% जनता ऐसी है जिसकी आय में कमी आई है। कमी ही नहीं बल्कि ड्रास्टिक कटौती भी हुई है, जिसको लेकर आम आदमी सरकार की आर्थिक नीति और राजनीतिक फैसले की वजह से जूझ रहा है। और ये जो टॉप 10 जो रिचेस्ट लोग हैं उनकी आय तो इतनी ज़्यादा बढ़ गई है कि उनके हाथ में पैसा संभल भी नहीं रहा है। क्या कहेंगे ऐसी आर्थिक असमानता के बारे में, और क्या कहेंगे जो देश के नीतिगत फैसले हैं उसकी ओर दर्शाता है? इस पर फीडबैक दीजिएगा, मैं आगे चलती हूँ। अपनी आखिरी खबर में बात करते हैं धर्म संसद के मामले पर। और हरिद्वार में जो धर्म संसद हुई थी उसको लेकर लगातार अलग अलग समूह इसको लेकर आलोचना कर रहे हैं। अब वैश्विक प्रवासी भारतीय समुदाय के लोग हैं, उन्होंने जमकर इस पर चिंता जताई है और तत्काल गिरफ्तारी की मांग की है। और उसमें हिंदू, सिख, मुस्लिम, ईसाई सभी धर्मों के लोगों ने लिखा है कि धर्म संसद में जिस तरीके का जहर उगला गया था वो गलत है और जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं उनकी गिरफ्तारी तुरंत होनी चाहिए। आपने देखा था कि वसीम रिजवी की गिरफ्तारी हुई थी और जितेंद्र त्यागी, और अभी परसों आपने देखा था कि यति नरसिंहानंद की भी गिरफ्तारी हुई है। और 28 संगठन हैं इस पूरे जो प्रवासी भारतीय समुदाय के, उसमें इन्होंने अपना बयान जारी किया है, सरकार की इसमें आलोचना भी की है। और ये वो उस बात का संकेत है कि भले ही हम हिंदुत्व एजेंडा देश में चला रहे हों, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत की
कितनी किरकिरी हुई है और कितना नीचा भारत को दिखाया जाता है, ऐसी घटनाओं से ये दिखाता है। अब ऐसे में भी अगर धर्म संसद पर रोक ना लगे, ऐसे में भी अगर साधु संतों पर सरकार रोक नहीं लगा पाती, तो आप सोच सकते हैं कि ये कितनी विवश, कितनी मजबूर सरकार है, जिसे कि सिर्फ अपना हिंदू मेजॉरिटेरियन एजेंडा ही नजर आता है। उसे इस बात की कोई परवाह नहीं कि विश्व के बाकी देश और बाकी समूह विश्व का कैसे भारत को देखता है। तो क्या हिंदुत्व का एजेंडा अपनी सरकार को इतना प्यारा है कि वो मुंह बंद करके बैठ गए हैं और पूरा विश्व चिल्ला रहा है कि आखिर भारत में ऐसा क्या हो रहा है? तो इस पर फीडबैक दीजिएगा। भारत की सरकार बिल्कुल इस पर कुछ ऐसा लग रहा है कि नहीं कर सकती, क्योंकि वो राजनीतिक तौर पर विवश है और साधु संतों को वो नाखुश नहीं करना चाहती। तो अब देखना यह है कि धर्म संसद पर क्या सरकार रोक लगा पाती है या नहीं रोक लगा पाती। सुनिए सच की 5 बड़ी खबरों में इतना ही। आप मुझे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। मेरा ट्विटर हैंडल है @neelu317। आप देखते रहिएगा सुनिए सच और बने रहिएगा सत्य हिंदी पर। थैंक यू सो मच। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।